आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाजरीन, कानून से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने और कानून से जुड़ी आपकी जो भी उलझन है उसको सुलझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। वकील साहब, इससे पहले कि कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, ये सिलसिला शुरू हो, इससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, या मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा जो देश में है वो है CAA और NRC। इसको लेकर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत शुक्रिया सगुफी। पहली बात तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि सिटीजनशिप क्या है। सिटीजनशिप जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ और सिटीजनशिप जो एक्ट पास हुआ उसमें जो है ये प्रावधान रखा गया कि इसमें सिटीजन कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, और बहुत क्लियर है कि उसके बाद ये है कि किन किन को सिटीजनशिप दी जा सकती है। सेक्शन 5 वगैरह सब बताता है ये चीज़। लेकिन उसके बाद भी जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 जो पास हुआ है, इसके मुतालिक ये बात आमतौर पे कही जा रही है कि ये लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए है। ये भ्रमित करने का एक अच्छा सिस्टम है। हकीकत यह है कि सिटीजनशिप तो सबको दी ही जा रही थी जितनी कम्युनिटी थी। इस अमेंडमेंट के जरिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सिटीजनशिप देने से निकाल दिया गया है। तो ये कहना कि ये कानून जो है वो सिटीजनशिप सबको देने के लिए है, ये अपने आप में गलत है। इस अमेंडमेंट से पहले जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें बहुत क्लियर है कि सबको सिटीजनशिप दी जा सकती है। इसमें बाकायदा मुसलमानों को निकाल दी गई है। तो ये जो ऑब्जेक्शन है मुसलमानों का, मुस्लिम कम्युनिटी का, वो अपने यहाँ बिल्कुल हक बजानिब है। ये कहना कि नहीं मुसलमानों को कोई भ्रमित कर रहा है, हकीकत ये है कि ये कहकर कि ये कानून सिटीजनशिप देने के लिए है, ये कहकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो सिटीजनशिप एक्ट था उसमें ऑलरेडी देने का प्रावधान था। अब इसमें यह कह दिया गया कि फला फला ABCDE को मिलेगा लेकिन F को नहीं मिलेगा। तो ये सिटीजनशिप लेने का कानून है, न कि देने का। देने का कानून तो हमारा 1955 का सिटीजनशिप एक्ट काफी था। इसके अलावा जो एक बात की जा रही है कि NRC कोई कह रहा है लाएंगे, कोई कह रहा है नहीं लाएंगे। वरना लाएंगे या नहीं लाएंगे ये अपनी जगह है, लेकिन NRC का किस तरह से दुरुपयोग हुआ और किस तरह से तमाम आसाम के लोगों को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। ऐसा भी हुआ है कि भाई को सिटीजनशिप मिल गई, बहन को नहीं मिला। ऐसा मिला कि बीवी को मिल गई, हस्बैंड को नहीं मिला। बाप को मिल गया, बेटों को नहीं मिला। बेटों को मिल गया, बाप को नहीं मिला। और जो 4-5 साल पूरा इसके ऊपर इतने सरकार का पैसा खर्च हुआ, इतने ज्यादा लोग लगे रहे इसके ऊपर, इन सब को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये काम अगर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर किया जाए, वहां पर सिर्फ 3.5 करोड़ की आबादी थी। उस 3.5 करोड़ की आबादी में 19 लाख लोग जो हैं वो सिटीजनशिप से बाहर हो गए। अच्छा, उसके अलावा सपोज कर लीजिए कि आसाम में जैसे हो रहा था, वहां पर अगर मैंने कागज लगाया है कि मैं यूपी में सपोज बस्ती में पैदा हुए थे मेरे फादर, और मैं अपने बस्ती का अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगाया हूं, तो अब वहां से वेरिफिकेशन करने के लिए लोग आते थे बस्ती में। अच्छा, चूंकि आसाम में ज्यादा से ज्यादा लोग यूपी, बिहार के और बंगाल के थे, लेकिन अगर बड़े शहरों में लिया जाए, दिल्ली में, बम्बई में, चेन्नई में, तो यहाँ पर तो ये पूरी की पूरी आबादी जो है वो दूसरी जगह से आई हुई है, यहाँ पर है। गाजी साहब, माजरत चाहती हूँ, कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके बाद हम अपनी बात आगे जारी रखेंगे। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अपना सवाल बताइए। प्रोग्राम है ना जी, सवाल बताइए। सवाल ऐसा है कि 3 तलाक बिल पे पाबंदी आ गई जी, तो मुस्लिम नौजवान ने तलाक कैसा देना चाहिए आप? जी सर।
हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो वहां पर एक बिल्कुल सर सवाल शायद हम सुन नहीं पाए हैं। आप हमारे कॉलर का जवाब सवाल था कि जो ट्रिपल तलाक बिल अब आ गया है उसको लेकर अब जो मुसलमान नौजवान है वो अब तलाक कैसे दे। देखिए, ये ट्रिपल तलाक जो है ये एक पैचअप वर्क था। इसमें ये तो बता दिया गया कि अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को एक ही बार में 3 तलाक कह दे रहा है और वो तलाक जो है इर्रिवोकेबल हो जा रहा है तो ये अपने आप में पनिशेबल है। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह से तलाक न दे तो पूरा ये एक प्रोविज़न लाना चाहिए था। जैसे अगर इस तरह से लाते कि मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, उसमें पूरा प्रावधान होता है कि अगर इस तरह से तलाक न दे तो फिर इस्लाम में या इस्लामिक फ़िक़्ह में या मुस्लिम लॉ में जो कोर्ट जो है वो सदियों से बल्कि तकरीबन 100 साल से जो कोर्ट के फैसले हैं उनकी रोशनी में कोई लेजिस्लेशन आ गया होता, तो ऐसा नहीं आया। जिसका यह है कि आज की तारीख़ में मुस्लिम लॉ के तहत या मुस्लिम कपल्स के लिए कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है कि तलाक अगर सेपरेशन उनमें चाहिए तो उसके लिए क्या प्रावधान करें। आम तौर पे ये बात क्लियर था कि मुसलमान जो है आपस में बैठकर हस्बैंड वाइफ और उसके घर वाले, हस्बैंड के घर वाले वाइफ के घर वाले बैठकर एक एग्रीमेंट कर लेते थे कि साथ रहना है या साथ नहीं रहना है। लेकिन अब इसको चूंकि अब कानून जो है मानता नहीं है तो ये एक डिफिकल्टी पेश आ रही है। अब बहुत अच्छी तरह से डिफिकल्टी पेश आ रही है, कोर्ट में मैं भी फेस कर रहा हूँ। बिल्कुल। और CAA को लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल बताइए। मेरे पास आवाज नहीं। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल बताइए। शायद राब्ता इनसे किसी वजह से हमारा कायम नहीं हो पाया है। गाजी साहब, हम CAA को लेकर बात कर रहे हैं लगातार। आप कह रहे थे कि असम में जिस तरह से लोगों को परेशानी पेश आ रही है। जी, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर और अपने कानूनी जानकारी के मुतालिक बता रहा हूं कि CAA लाना ही जो है वो अपने आप में ऐसा इंटेंशन जाहिर कर रहा है कि इस कानून को बनाने के पीछे इरादे सही नहीं थे। इस कानून की ज़रूरत क्या थी जब ऑलरेडी जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगान के लोगों को जब सिटीजनशिप दी जा सकती थी पहले ही, तो इस कानून की ज़रूरत क्या थी। इस कानून से तो सिर्फ मुसलमानों को निकाला गया है। तो ये अपने आप में उससे इंटेंशन जाहिर होती है कि सही इंटेंशन के साथ इस कानून को नहीं लाया गया। तो गाजी साहब, क्या माने कि क्या वाकई हिंदुस्तान के मुसलमानों को NRC और CAA दोनों से परेशान होने की जरूरत है? देखिए, अगर सिर्फ CAA का मसला हो जी, तब भी थोड़ी देर के लिए इसको सोचा जा सकता है कि एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन साथ में फिर NPR और NRC का जो मसला है वो अपने आप में जो है जब दोनों को कपल कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये बहुत ही डेडली हो जाता है मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़ासतौर से गरीबों के लिए। उस गरीब में सब आ जाता है। क्योंकि अभी जो एक सर्वे आया था उसमें यह था कि हमारे देश में तकरीबन 30 करोड़ लोगों के पास कोई जो है भूमि नहीं है, यानी कोई लैंडेड प्रॉपर्टी, मूल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए, अच्छा, सरकार ऑलरेडी कह चुकी है, पार्लियामेंट में ये बात अनाउंस हो चुका है, जब ये पूछा गया अपने होम मिनिस्टर साहब से कि क्या पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस या इसी तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स काम करेंगे कि नहीं, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि नहीं पासपोर्ट काम करेगा और नहीं इस किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स काम करेगा। तो फिर क्या करेगा इसका बिल्कुल। और ये हम आपसे जानेंगे गाजी साहब के ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरी है, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, शायद राब्ता नहीं हो पाया। गाजी साहब, हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे क्योंकि वाकई ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो CAA के तहत हमें दिखाने होंगे। देखिए, CAA के तहत डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएं। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जो है जब NRC आएगा तब, क्योंकि अभी तक सरकार ये कह रही है कि अगर NPR भी होगा तो उसमें भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन NPR का ऑलरेडी जो है या NRC का ऑलरेडी आसाम में एक एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उससे ये पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी। तो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर एंड पूरे पेरेंट्स का, फादर और मदर का प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, इस किस्म के कॉलम है कि क्या आपका अपना मकान है कि या आप किराए पर रहते हैं, आप इस एड्रेस पे कितने दिनों से रह रहे हैं, इससे पहले आप कहाँ रहते थे,
या ये कि ये आपके पास जो है जो मकान है उसमें बिजली पानी आपके नाम से है या नहीं है, और ये कि इस किस्म की आप सर्विस में हैं या आपका अपना बिजनेस है, इस किस्म के सब मिला के NPR जो 2010 में हुआ था तो उसमें 15 पॉइंट थे, अब उसमें 6 पॉइंट और मिला दिए गए हैं। जब 6 पॉइंट मिला देने से वो NPR का वही आकर शक्ल बन जाता है जो कि आसाम में NRC में था जी। तो NPR कहना अच्छा, उसके अलावा NPR जो है NRC का फर्स्ट स्टेप है। अगर कोई ये कहे कि जब NPR करने जब पहुंचेंगे आपको सरकारी मुलाजिम आपके घर पे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ना मांगना अलग बात है, लेकिन वो जो फॉर्म भरवाया जाएगा उसमें ये तकरीबन 15 और 6 21 22 जो है आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और गाजी साहब माजरत आपसे चाहती हूँ, NPR और CA NRC ये सब हम आसान लफ्जों में आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही है, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। गाजी साहब बहुत हम देख रहे हैं कि इसको लेकर जो कई स्टेट का कहूँ या पूरा हिंदुस्तान कहूँ, हर जगह एहतजाज हो रहा है और कई लोग सड़कों पर भी हैं। तो क्या हम आसान लफ्जों में अगर समझना चाहें NPR NRC और CAA को, तो एक आसान डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो क्या है? देखिए, अगर इस एंगल से आप पूछेंगी तो इस पे हमें जाना पड़ेगा कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, फिक्र क्या है, सिटीजनशिप जो कानून है इसके पीछे रीजन और लॉजिक क्या है। तो एक बात ये हमें समझना चाहिए कि जो एक बार एक बच्चा पैदा हो रहा है जी, तो उसमें वो बच्चा कहाँ पैदा हो और किस माँ के जरिए पैदा हो, इसमें बच्चे की किसी किस्म का कोई जो है वो उसकी गलती नहीं है। इसीलिए दुनिया में जो सिटीजनशिप चल रहा है उसमें यह है कि चाहे माँ की का सिटीजनशिप कहीं का हो, अगर वो बच्चा सपोज के लिए कि माँ उस वक्त इंग्लैंड में है, उसकी सिटीजनशिप जो है भारत की है, या उसकी सिटीजनशिप जो है बर्मा की है और वो जो है कनाडा में है, अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे को अपने आप में हक बन जाता है उस देश में रहने का। ये इस लॉजिक पर है कि जब कोई बच्चा इस पृथ्वी पर पैदा होता है तो पैदा होने के नाते इस पृथ्वी पर उसको रहने का हक बन जाता है। किसी देश को यह हक नहीं है कि ये कहना कि जो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ है, धरती में इस जगह पैदा हुआ है, जब वो बालिग हो तो उससे ये कहा जाए कि चूंकि तुम्हारी माँ यहाँ की सिटीजन नहीं थी इसलिए तुम्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है और ये कोई फिक्र का या जुरिस्प्रूडेंस का कोई रीजनेबल प्रिंसिपल नहीं है। आखिर में उस बच्चे की क्या गलती है? जो बच्चा जो है बिल्कुल उसके हाथ में नहीं है कि वो कहाँ पैदा हो और किस माँ के कोख से पैदा हो। बिल्कुल, और बहुत कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं उनके। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये जो CA में कौन सा प्रूफ चाहिए? जी CA में कौन सा प्रूफ चाहिए? CA को लेकर कौन कौन से प्रूफ देने की जरूरत है, ये हमारे कॉलर हमसे पूछ रहे हैं। और अब सभी कॉलर से गुजारिश कर रहे हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद करके हमें कॉल करें ताकि हम आपको क्लियर सुन पाए। जी देखिए, नीचे से ले ले बर्थ सर्टिफिकेट जी, किस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल का सर्टिफिकेट जी, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुटुंब रजिस्टर। अगर कोई 50 साल पहले या 20 साल पहले 10 साल पहले किसी जगह आपका मुकदमा चला हो, आपके ऊपर FIR हुआ हो, तो वो भी एक सबूत है कि हाँ साहब वहाँ पर रहे थे। उसके अलावा जो है आपका पासपोर्ट, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर में ये पूछ दे रहे हैं कि आपके पास कोई लैंडेड प्रॉपर्टी है कि नहीं। ये गरीबों के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अभी हमारे देश में तकरीबन 30-35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। 10 करोड़ तो लोग ऐसे हैं जो कि जिनको घुमंतू कबीला बोलते हैं, कि बंजारा बोलते हैं, जो कि आज यहाँ है कल वहाँ है। या सपोज़ कर लीजिए कि गरीब लोग यहाँ पर नोएडा हुआ, दिल्ली ही ले लीजिए, नोएडा हुआ या गुरुग्राम हुआ, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता होता है वहीं पर पूरे जो है 40-50 की फैमिली ही वो आकर जो है वहीं पर रहती है। जब वहाँ से कंस्ट्रक्शन खत्म होता है दूसरे चली जाती है। इन लोगों के पास कभी लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं रही है और न कोई डॉक्यूमेंट रहा है। अब ऐसे लोगों के लिए ये कहना मतलब एक भीड़ लग जाएगी। और कहते हैं ना कि जैसे नोट जो बैंक में हुआ था वो तो सिर्फ उन लोगों के साथ मसला था जिनके नाम से अकाउंट था, जिनके पास बैंक में था नोटबंदी के वक्त।
यहाँ पे जब शुरू होगा तो चले कि हर सिटीजन वो परेशान हो जाएगा, उसको दफ्तर से आने जाने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये है, क्या CAA लाकर गवर्नमेंट गैर मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ाना चाहते हैं मुसलमानों के मुकाबले में? जी, और आपके सवाल का जवाब इस ब्रेक के बाद देंगे। यहाँ से वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। और वकील साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े थे, उनका सवाल ये था कि क्या CAA को लाकर सरकार जो गैर मुस्लिम तबका है उनकी आबादी को बढ़ाना चाह रही है हिंदुस्तान में? नहीं, ये भी भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है जी। इस अमेंडमेंट एक्ट में बहुत क्लियर है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं उनको जो है सिटीजनशिप दी जाएगी। तो जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। और जो पहले से आ चुके हैं 2014 से लेकर 2018 तक हजारों लोगों को सिटीजनशिप दी जा चुकी है और दी जा सकती है। इस एक्ट को तो लाने का मेन मकसद ये है कि किसी तरह से जो टारगेट है इनका, उस टारगेट को जो है वो ये किया जाए। उससे ज़्यादा से ज़्यादा यही हो रहा है कि माइनॉरिटी जो है परेशान हो रही है। इसके अलावा इस एक्ट से कहीं ऐसा नहीं है कि और लोगों को लाया जाएगा। ऑलरेडी जो आ चुके हैं उनकी बात हो रही है। उनको जो है सिटीजनशिप देने का प्रावधान ऑलरेडी था इस एक्ट को लाने से पहले। बिल्कुल। और कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हेलो मैडम जी, मेरा सवाल ये है जी कि ये NRC ये सब जो आ रहा है भारत में जी, और ये मुसलमानों के लेके है कि जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रहने वाले को यहाँ नागरिकता दिया जाएगा, जो इंडिया में हम लोग जो मुसलमान है उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। क्या ये चीज सही है कि यानी कि विदेश से जो आएगा वो बिना प्रूफ का आ सकता है, जो भारतवासी पहले से है उसको प्रूफ देना पड़ेगा? जी वकील साहब, सवाल है कि क्या जो दूसरे देश से लोग आ रहे हैं उनको प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको नागरिकता दी जा रही है, जो देश में ऑलरेडी रह रहे हैं उनसे सबूत मांगा जा रहा है, क्या ये सही है? ये अपने आप में मैंने बताया ना कि अलावा ये कि इस अमेंडमेंट के जरिए देश में अनार्की फैलेगी, इससे नहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी को फ़ायदा है और नहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी को फ़ायदा है, बल्कि नुकसान है, सरासर नुकसान है हर उस गरीब आदमी के लिए जो कि एक गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा है। इस एक्ट से किसी को फ़ायदा नहीं है। भ्रमित लोगों को क्या जा रहा है कि बाहर से आने वालों को यहाँ पर जो है सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो मुसलमानों के अलावा और कोई है, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। हकीकत ये है कि जो लोग, ये एक्ट खुद कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं उनको सिटीजनशिप देगी। और इस अमेंडमेंट में कहीं ये बात नहीं है कि वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को दिया जा रहा है, ये एक्ट में कहीं नहीं है। इस एक्ट से बहुत क्लियर है कि कोई नई चीज़ जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी नहीं दी जा रही है, बल्कि मुसलमानों से उनका हक जो है वो लेने का प्रावधान बन जाता है अगर इसको और NRC को साथ में मिला दिया जाए। बिल्कुल। और इसीलिए लोग एजिटेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरे कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये CAA में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है? जी दूसरा सवाल भी हम कॉलर का ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हाँ मैडम, हम दोनों में काउंटर केस हुआ था, लड़ाई झगड़े का। जी हम आपको सुन नहीं पा रहे। मैडम हम दोनों में काउंटर केस हुआ था, काउंटर केस। जी बताइए। काउंटर केस हुआ था जो 4 साल से मैं कोर्ट को जाले आले के हूँ, मेरा अपोजिट पार्टी कोर्ट को नहीं आ रहा है। मैं और मेरा लायर गवर्नमेंट है और उस कोर्ट को घसीटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ। जी सर, 2 सवाल हमारे कॉलर्स ने जाने हैं जो कि हम एक का जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं कि क्या क्या दस्तावेज जो हैं वो CAA के तहत देने होंगे। और दूसरा कॉलर जो है उनका सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से CAA लागू हुआ है और उनकी जो परेशानी है वो इससे अलग है। वो ये कह रहे हैं कि उनका कोई एनकाउंटर केस है और जो अपोजिशन के जो उनके वो हैं वो कोर्ट नहीं आ रहे, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? ये बात उनके सवाल से समझ में नहीं आ रहा है कि इनकाउंटर केस से अपोजिट पार्टी नहीं आ रही है। तो इनकाउंटर का मसला तो पुलिस से आता है ना, कि कोई अगर इनकाउंटर में मारा गया है
और मारने जिनके यहाँ के लोग मरे हैं या जो आदमी मरा है उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर गलत हुआ है, मर्डर हुआ है, इनकाउंटर नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। अच्छा, जहाँ तक आने ना आने की बात है, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है, पहले समन इशू करती है, उसके बाद भी अगर गवाह है नहीं आता है तो फिर जो है उसके लिए वारंट होता है, फिर जो है नॉन अवेलेबल वारंट होता है। ये सब सिस्टम है वो जिसको कहते हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। कोर्ट को अख्तियार है कि किस तरह से किसी की हाजिरी कराए। बिल्कुल, और दस्तावेज को लेकर हम आपने सभी नाजरीन को बता चुके हैं कि आखिर कौन कौन से दस्तावेज जो है वो सीए के तहत देने होंगे। और भी कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बताइए। हाँ, हमारे भाई की बीवी लड़के चले गए, 1 साल हुआ जी। 1 साल हुआ, बच्चों को भी लेकर चले गए जी। अब उन्होंने खुला दिया, बोले तो खुला नहीं दे रहे। अब क्या कि मोदी सरकार का है, कहते हैं तलाक नहीं देना कहते जी। अब दूसरा सवाल जो है वो कॉलर का ये है कि एक किसी की भाई की बीवी जो है वो बच्चों के साथ मायके चली गई हैं और वो खुला भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ट्रिपल तलाक जो बिल है वो आ गया है, तो क्या कुछ रास्ता है इनके लिए? देखिए, अगर दोनों लोग एक साथ बैठ जाएं तो एक MOU बनाया जा सकता है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उसमें ये सब चीज़ें तय हो सकता है कि तलाक जो है वो कब जाके कंप्लीट होगा, ये तय किया जा सकता है उसके कि बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, ये भी तय हो सकता है कि अगर मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा। तो एक MOU बनवा लें अगर दोनों पार्टी राज़ी हैं तो। अगर राज़ी नहीं है तो फिर कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। कोर्ट में अगर ये डाल रहे हैं, अगर हस्बैंड की तरफ से डाइवोर्स के लिए डाला जा रहा है तो अक्सर कोर्ट ये पूछेगी कि किस प्रावधान में डाल रहे हैं। जब एक मुस्लिम में हस्बैंड को डाइवोर्स देने का हक है तो फिर कोर्ट से क्या चाहते हैं, ये अक्सर सवाल आ जा रहा है और इसको आज की डेट में एडवोकेट फेस कर रहे हैं। और ये सवाल अपने यहाँ रीजनेबल है कि जब एक मुस्लिम को तलाक बगैर कोर्ट के मदद के देने का हक है तो फिर कोर्ट में क्या करना है, तो इसका जवाब अक्सर नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ ये जो एक्ट पास करके, जिसको ट्रिपल तलाक एक्ट के नाम से जाना जाता है, ये सोशल प्रॉब्लम को और उलझाया गया है, बजाय ये कि ये प्रॉब्लम सुलझाए, प्रॉब्लम और उलझ गया है इससे। बिल्कुल, और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का और हो गया है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आज नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है और ब्रेक पर जाने के वक्त हमारे साथ कॉलर्स कुछ जुड़े थे, उनके सवाल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे MPR किए है और तो जिसके पास घर में जो पैदा हुआ है उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो क्या किया जाए? जी देखिए, यही सब आपका सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जब घर में जब पैदा हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये सवाल ये मसला आप ही के साथ नहीं है जी। अभी हमारे देश की ज़्यादातर आबादी देहात में रहती है और देहात में इस चीज़ का हॉस्पिटल का किसी किस्म का जो है फैसिलिटी नहीं है और आमतौर पर लोग घर ही में पैदा होते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो मेन परेशानी लोगों को, गरीबों को ख़ास तौर से आएगी वो यही आ रही है और इसी का डर है जिसकी वजह से लोग जो हैं सड़कों पे आ रहे हैं, लोग एजिटेशन कर रहे हैं और इस तरह से उनका एजिटेशन जो है वो जायज़ लगता है क्योंकि ये परेशानी जो है हर गरीब के लिए है। इसीलिए एक गरीब ऐसे स्टेज पे अगर वो एजिटेट न करे तो उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, अदरवाइज़ फिर चला जाएगा कैंप में। अब वो कैंप क्या है, जिस तरह से जेल है, एक ज़माने में अंग्रेज़ बनाते थे, हर बड़े सिटी में और कुछ हो या ना हो, अंग्रेज़ों के ज़माने NRC को लेकर जो है डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक अहम जो है वो MPR भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आसान लफ्जों में हम MPR को भी समझना चाहें तो आखिर क्या है? देखिए, इसको कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जी। इस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का के साथ जो है 2010-11 में ऑलरेडी जो है एक बार सर्वे हो चुका है। इसमें चाहे सिटीज़न हो या ना हो, सबका जो है रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, सबसे रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाता है। लेकिन आज की तारीख में जो सिचुएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी एक सर्कुलर है जिसमें यह है कि NPR जो है वो पहला स्टेप है NRC का। अब इससे बात क्लियर हो जा रही है, ख़ास तौर से
पहले जो एनपीआर में था वो सिर्फ 15 सवालात पूछे गए थे, अब उसमें जो है 6 और जोड़ दिया गया है, और उसमें 6 वही जोड़ दिया गया है जो कि एनआरसी में आसाम में हुआ करता था। तो इस हिसाब से एनपीआर जो है वो पहला स्टेप है एनआरसी का। बिल्कुल, और एनआरसी का पहला स्टेप है जो कि आपने बहुत आसान लफ्जों में हमें समझाया। इस बीच कॉलर हमारे साथ कई जुड़ गए हैं, उनके सवाल लेते हैं। हेलो, खुद का केस खुद अगर लड़ना है तो उसका तरीका क्या है, कौन सा कागज लगेगा, इसके बारे में विस्तार से जरा जानकारी दीजिए ना। खुद का केस अगर खुद लड़ सके, लड़ने में क्या क्या चीज जरूरी होती है? देखिए, हर बालिग आदमी को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो कोर्ट में अपना केस खुद लड़ सकता है। इसमें किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोर्ट में जब केस आए तो जो केस फाइल किया है वो सिर्फ ये कहना है कि हम जो है अपना केस खुद लड़ रहे हैं और हम खुद आर्गू करेंगे, खुद जो है एविडेंस कराएंगे। इसमें किसी किस्म का जो है परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि किसी एडवोकेट को करने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको मालूम होगा कि वकालतनामा फ़ाइल करना पड़ता है। वो वकालतनामा जो है वो एडवोकेट एक परमिशन मांगता है कोर्ट से कि उन्होंने मुझे वकालतनामा दिया है, मैं इनके बिहाफ पर इनका केस प्रेजेंट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आदमी खुद अगर केस प्रेजेंट करना चाहे तो उसके लिए किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो, हमारे भाई ऐसे बोल रही। हेलो, हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मैं बोली ना, मेरे को जवाब नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से। हाँ, बताइए। आप अपना सवाल बताइए, हम आपको जवाब। हमारे भाई हमारी भावज बच्चों को लेकर चले गई। हमारे भाई खाली जॉब करते, लायर नहीं है उन्होंने, और ये दौर में तलाक नहीं देना बोल रहे, उन्हें खुला नहीं देना चाहिए। जी देखिए, आपकी भाउज अगर लेकर चली गई है और आपस में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ भी नहीं है कि कंप्रोमाइज़ के ज़रिए तलाक हो सके, तो लाजमी है कि आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। आप कोर्ट में केस फाइल कीजिए और कहिए कि हम अपने वाइफ को तलाक देना चाहते हैं। वही जो ग्राउंड है जिस वजह से चली गई हैं उसको डिजर्शन बोलते हैं, कि बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वजह के हमें छोड़कर चली गई हैं। उनको इस तरह से जाने का हक़ नहीं है और वो जो है अपना अज़दवाजी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं गुजारना चाहती हैं। आप लोकल एडवोकेट से बात कीजिए, वो आपको जो है सही मशवरा दे देंगे। अगर हस्बैंड को, यानी कि आपके भाई को, अगर वो भी इस कंक्लूजन पर पहुंच जा रहा है कि उस हमारी बीवी के साथ गुजारा नहीं हो सकता है, तो डाइवोर्स के प्रावधान पे चलना पड़ेगा। हालांकि मुस्लिम लॉ में डायरेक्ट जो है डाइवोर्स केस फाइल करने का तरीका के लिए कोई प्रावधान जो है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है। तो पहले जो कोर्ट के प्रेसिडेंस है, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उसको सामने रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस लगाइए। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो, जी, अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा पार्टनर ने मेरे से धोखा किया है। मेरा पेमेंट लिया हुआ था, उसने मेरे को चेक दिया, नोटरी करके बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया। इसके बाद मैं वकालतनामा डाल के केस किया हूँ और 22 अप्रैल को मेरा केस है, पहली डेट है। तो क्या इससे अपने को पैसा मिलने की उम्मीद है? और वो हर जगह बदल करके घूम रहा है। देखिए, पहली ही डेट पे केस में पैसा कैसे मिल जाएगा? पहली डेट पर तो दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा, उसको समन होगा। जब वो आएगा, जब उसकी बात सुनी जाएगी, अगर वो पैसा आकर पहली बार एग्री कर जा रहा है तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो इनकार कर रहा है तो उसके बाद फिर डेट मिलेगी, उसके बाद डेट मिलेगी, गवाही होगी, अल्टीमेटली कोर्ट का फिर फैसला आएगा। तो पहली डेट पर अगर दूसरी पार्टी अगर वो मान नहीं रही है तो पहली डेट पर पैसा कोर्ट के प्रक्रिया से मिलने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल, और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो, हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल है, मेरी जो प्रॉपर्टी है हमारे शहर के दादा के नाम पे है जी। जो ये एनआरसी जो आ रहा ना, तो वो मैं जो है मकान मेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रही हूँ, मगर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है जी। आधार कार्ड के और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है। क्या मैं करा ले सकती हूँ? कुछ बाद में प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता?
देखिए, जो आप बता रही हैं कि आपके दादा की प्रॉपर्टी है जो कि अभी आपके नाम से नहीं है, तो कुटुंब रजिस्टर का एक प्रावधान होता है। आप पहला काम ये कीजिए कि फ़ौरन जो है जितना जल्द हो सके अपने लोकल एडवोकेट से बात कीजिए। अगर आप गांव से या कस्बे से बिलोंग करती हैं तो वहाँ पे लोकल जो है सोशल एक्टिविस्ट से बात कीजिए। अब पहला कोशिश ये कीजिए कि आपका नाम जो है आपके फादर के थ्रू दादा की प्रॉपर्टी में भी आपका नाम चढ़े। इसको पहली फुर्सत में करा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। पहले लोग लापरवाह होते थे, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ खासतौर से ये परेशानी होती थी कि बाप की प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटे का नाम चढ़ता था, फिर वो ससुराल चली गई। तो आम तौर पे आसाम में भी ये बात देखी गई है कि हमारी औरतें जो हैं वो ज़्यादा शिकार हुई हैं ये एनआरसी का, क्योंकि उनके पास आम तौर पे कहाँ ज़मीन होता है, बाप करता नहीं है, ससुराल चली जाती हैं, वहाँ पर हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी होती है। तो औरतों के नाम से तो हमारे देश में प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। अब शहरों में कोई अपना फ्लैट खरीद ले, अब औरतें अपना काम कर रही हैं, अपने नाम से अपनी कमाई का खरीद लें, बात अलग है। अदरवाइज़ लैंडेड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी तो होता ही नहीं था। और यूपी में बात बहुत क्लियर है कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में अगर बेटी को हिस्सा बाप नहीं दे रहा था तो उसमें किसी किस्म का जो है बाप जो है इलीगल काम नहीं कर रहा था, बल्कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा ही नहीं था। आज की डेट में वो बेटी कहाँ से प्रूफ करेगी अगर उसकी उम्र 50 साल हो गई है? आज की डेट में उसके अपने बेटे और नाती और पोते भी हैं, लेकिन उसके नाम से तो प्रॉपर्टी नहीं है। जब भी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के नाम से है या उसके बाप की जो प्रॉपर्टी थी उसके भाइयों के नाम से है। तो ये डिफ़िकल्टी थी, इसीलिए औरतों को आगे बढ़कर जो है कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी बाप से गुजारिश ये करें या अपने बाप के इंतकाल के बाद भाइयों के साथ बाप की प्रॉपर्टी में अपना भी शेयर के हिसाब से खसरा खतौनी में अपना नाम जो है बिल्कुल वहाँ नाम दर्ज कराएं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो सर, मेरी मदर के नाम पे शॉप थी जी, आर के पुरम से दिल्ली में, और वो जो है यानी बच्चों जो है रजिस्टर्ड नहीं है, विल मेरे नाम पर है। और वो यानी एक हमने फैमिली सेटलमेंट भी हो गया, उसके थ्रू हो सकती है या विल के हिसाब से होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि विल के मुतालिक ये बात बहुत क्लियर है कि विल करने वाले के इंतकाल के बाद विल जो है वो पिक्चर में आता है। और विल भी अगर इस्लामिक लॉ आप देखे जाए, अगर आप मुस्लिम हैं तो विल किसी अपने लीगल एयर्स के फेवर में नहीं हो सकता है। जैसे सपोज़ के लिए कि एक आदमी चाहे कि उसके 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, किसी 2 बेटे या 1 बेटा 1 बेटी के नाम से प्रॉपर्टी कर दे या विल कर दे, प्रॉपर्टी का 1/10वां कर दे, 1/3 कर दे, वो अलाउ नहीं है। यानी कि जो उसके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी के डायरेक्ट जो है उसके लीगल एयर्स हैं उनके फेवर में इस्लाम में विल नहीं हो सकता है। अगर उसने किया है तो विल जो है नाजायज़ है और उसको कोर्ट जो है रद्द कर देगी। अब रहा फैमिली सेटलमेंट का, तो फैमिली सेटलमेंट जो है वो हो सकता है। उसके लिए जो है वो बैठकर लाजमी है कि उनके इंतकाल के बाद जो है उस प्रॉपर्टी सबकी हो गई। अब उसमें अपना कोई प्रॉपर्टी दूसरे भाई को देना चाहे या बहन भाई को देना चाहिए या भाई बहन को देना चाहे, आपस में एक सेटलमेंट कर लें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लें, तो ये उनका जो है म्यूचुअल अपना एक एग्रीमेंट है। उसमें इस किस्म का डॉक्यूमेंट्स बन जाता है कि भाई हमें इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होगा, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने भाई या अपने भाई अगर कर रहा है तो अपनी बहन को अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। विल जो है वो किसी हिसाब से किसी भी लीगल एयर्स के लिए इस्लाम में जायज़ नहीं है, वो इल्लीगल। बिल्कुल। और कई कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं, एक कॉलर का सवाल हम लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हमारा सवाल है सीएए के वास्ते में जी। हमारे पास दो प्रूफ है, एक आधार कार्ड है और एक रेशन कार्ड है। देखिए, बदकिस्मती यही है कि हमारे होम मिनिस्टर बहुत क्लियर कह चुके हैं कि आधार कार्ड और राशन कार्ड और पासपोर्ट ये सब काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा ये बात समझ में नहीं आ रही है। अल्टीमेटली कहने वाले यही कहेंगे कि जिसको मैं कहूँगा वो सिटीज़न है, जिसको मैं कहूँगा कि सिटीज़न नहीं है। ये सिटीजनशिप के बारे में जो भी प्रावधान, जो भी कानून पास हो रहा है, जो भी NPR NRC किया जा रहा है, वो नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है। वो दुनिया का जो कानून बनाने का एक लॉजिक है उसके ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि किसी बच्चे को ये कहना आज जब वो 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 18 साल का हो गया कि तुम्हें इस दुनिया में ये कहना कि इस देश में रहने का हक़ नहीं है, अब वो दूसरे देश का अपने को वासी नहीं बताता है, तो उसको ये कहना हुआ कि आप जो है इस दुनिया में आपको रहने का हक़ नहीं है।
बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गाजी साहब। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हम ये कह रहे थे कि मेरे पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और मेरे वालिद जो है उनका अपना खुद का मकान है और जो है वो सरकारी नौकरी भी करते थे, क्या उनका हम ला के रख लें? जी हाँ, वो सब प्रूफ तो रख ही लीजिए। उसके अलावा जितना भी, बल्कि वालिद के नाम से जो मकान है उस मकान में अपना नाम भी चढ़वा लीजिए। देखिए, ये बहुत ही इलॉजिकल काम हो रहा है। अब ये कि इसीलिए मैं बार बार दरख्वास्त करता हूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं या कोई भी गवर्नमेंट है, वो लोगों की गार्जियन होती है। गवर्नमेंट होती है लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करना, न कि परेशानी पैदा करना। और ये CAA और NRC और NPR ये एक ऐसा वर्क है जिससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, अलावा ये कि लोगों का हैरेसमेंट होना है। और एक बात बता दूं आप लोगों को कि एक बार एक सिटीजनशिप चली गई तो नहीं आपको कोई प्रॉपर्टी रखने का हक होगा, नहीं आप हक से कह सकते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। यानी हर किस्म का जो राइट्स है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वही सिस्टम होगा जो कि एक ज़माने में अछूतों का हुआ करता था कि अछूतों से आप काम तो ले सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम काम के लिए जो है वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग था। यानी कि आप जहाँ सिटीजनशिप ख़त्म की गई तो बॉन्डेड लेबर हो जाएंगे, आप कैंप में रहेंगे और आपको उस हिसाब से काम किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारा मिनिमम वेज फला होना चाहिए, क्योंकि उसके आप हकदार ही नहीं रहेंगे। तो ये अपने आप में सब मिला के कानून जो है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, और जो चीज़ इंसानियत के ख़िलाफ़ है उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता है। इसीलिए ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, अपना संविधान के ख़िलाफ़ है, संविधान के बेसिक जो रूह के ख़िलाफ़ है, आत्मा के ख़िलाफ़ है और इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसीलिए दुनिया में भी इस चीज़ का नोटिस लिया जा रहा है। बिल्कुल। और शायद यही रीज़न है गाजी साहब कि लोग सड़कों पर भी हैं। लेकिन हमारे नाज़रीन जो हमें कॉल कर रहे हैं, कई कॉलर्स ऐसे हैं जिनको वाकई नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो हमें दिखाने होंगे नागरिकता साबित करने के लिए। गाजी साहब, मेरा सवाल ये है कि नागरिकता आखिर क्या है? क्या वाकई ये जो प्रोसेस है वो सरकार के थ्रू होता है? देखिए, मैंने बताया ना कि जो बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है वो ये है कि एक बच्चा अगर कहीं पैदा हो गया तो वो उसको उस जगह का जहां पर वो पैदा हुआ है, और चाहे वो देश जो भी हो, उसका जो है सिटीजनशिप उसको मिलनी चाहिए। और ये क्या अपने आप में बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है कि एक आदमी अगर 50 साल से यहाँ पर रह रहा है, उसको अचानक कोई आकर ये कहे कि इस देश के आप वासी नहीं हैं। इससे बड़ा कोई गाली हो ही नहीं सकता है। अब इस चीज़ को किस तरह समझाया जाए उन लोगों को जो कि पावर में है। ये अपने आप में बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। और हम इंटरनेशनल लॉ के जितने ऐसे हैं जिसमें सिटीजन्स की एक डिग्निटी जो कहना कि अपना आर्टिकल जो 21 है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि एक इंसान को सिर्फ जिंदा ही रहने का हक नहीं है, बल्कि बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का उससे हक है। इस सिटीजनशिप एक्ट के तहत या NRC और NPR के तहत जो है पूरा ख़तरा है कि उसको रहने का हक जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि एक जूरिस्प्रूडेंस का बहुत क्लियर फार्मूला है कि अगर आपको ये कहना है कि मैंने कोई क्राइम किया है, तो ये इल्ज़ाम लगाने वाले की जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ करे कि मैंने कोई क्राइम किया है। अब ये तो एक मिसाल वैसे ही हो गया कि जैसे एक मुलजिम किसी मोहल्ले में जाकर छिप गया है और उस मोहल्ले के हर आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए और ये कहा जाए कि भाई तुम ही मुलजिम हो, नहीं तो तुम प्रूफ करो कि तुम वो नहीं हो जो कि जुल्म करके भागे हुए हो। तो ये कानून जो है वो सरासर जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है और हमारे देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और जिस तरह से कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल हो रहा है और वो हमारा प्रोग्रेस का डेवलपमेंट का वो इंडेक्स नहीं रहा जो आज से 4 साल 5 साल पहले था, ये 2010 में था। तो इस सिचुएशन को भी देखते हुए इससे अनारकी, अफरा तफरी फैलना और देश के डेवलपमेंट को रुकने के अलावा, मैं जहाँ तक एक एडवोकेट हूँ, जहाँ तक ये बात समझ पाया हूँ, इसके अलावा इससे कोई फ़ायदा नहीं है नुकसान के अलावा। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी टीवी की आवाज बंद करके हमें कॉल करें। मेरा सवाल ये है कि लोग CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत ना मिली तो फिर अवाम के पास उसके बाद क्या मुतबादिल रहेंगे इस कानून के खिलाफ बात करने के?
देखिए, चूंकि मैंने बताया कि ये कानून जो है अपने आप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो है फीचर्स है उसके ख़िलाफ़ है, रूह के ख़िलाफ़ है। ऐसे मसले में जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं, तो पहली बात ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जायज़ तौर पे एजिटेशन करने का, प्रोटेस्ट करने का हक़ देता है। इसको एंटी CAA या एंटी NRC कहने के बजाय जो अगर कहें कि हम प्रो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रो डेमोक्रेसी हमारा एजिटेशन है और एजिटेशन करने का हक़ है। सिर्फ ये है कि एजिटेशन आपका वायलेंट न हो। आगे जो आने वाली परेशानी नज़र आ रही है उसमें जो एजिटेशन में परेशानी हो रही है उसके मुकाबले में 2% भी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे पाए, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का भी कोई क्लियर ये नहीं है कि किस चीज़ को आप बेसिक मानेंगे, तो उसमें ये होगा कि एक तो अफरा तफरी फैलेगी। आसाम के ज़रा लोगों से इंटरव्यू करा के देखिए, वो उनको अपने सही डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने में उनको रिश्वतें देनी पड़ी है। छोटे मोटे ये जो सरकार के जो ये हैं एम्प्लॉइज़ हैं, उनको अच्छा खासा जो है वो इनकम का ज़रिया, लोगों को हैरेस करने का ज़रिया, कुछ लोगों के जानवर बिक गए, कुछ लोगों के ज़मीनें बिक गई, इसको प्रूफ करने में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माँ बाप का प्रूफ लाने में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अफरा तफरी का मसला है। इससे अच्छा ये है कि पहले ही जो है, जैसे कि लोग बता रहे हैं एजिटेशन कर रहे हैं, वो हक है, सरकार को सुननी चाहिए उनकी बात। और वक्त की बहुत कमी है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनको शुमार करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बोल रहे हैं कि मेरे फादर का 1954 का घर का कागज है, वो घर हम लोग बेच दिए हैं, तो वो काम आएगा? जी हाँ, बिल्कुल काम आएगा। कम से कम ये तो प्रूफ हो जाना है। उसके साथ में ये भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आपके, जिनके नाम से वो कागज था, वो आपके फादर हैं। यानी कि ये प्रूफ लाना पड़ेगा कि जिनके नाम से ये 1954 में घर जो बेचे थे वो आपके बाप हैं। इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। बिल्कुल। और गाजी साहब, बहुत अहम सवाल है, हमारे नाजरीन भी आज सभी CA को लेकर और NRC को लेकर सवाल हमसे कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुसलमानों को घबराने की या परेशान होने की जरूरत है। आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, क्या आप वाकई मानते हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है? ये सरकार या सरकार के बिहाफ पर जो भी कह रहा है कि इस बिल से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये बिल है जिससे कि लोग परेशान हों, क्योंकि इस बिल से पहले जो है जितने लोगों को सिटीजनशिप दी जा सकती थी वो दी जा सकती है। इस बिल के जरिए एक कम्युनिटी को निकाल दिया गया है, और उस पर से ये कहा जाए कि ये सिटीजनशिप देने के लिए है, ये अपने आप में झूठी बात है, सरासर गलत बात है। सिटीजनशिप तो पहले भी सबको मिल रही थी। इस बिल के जरिए एक अजीब किस्म का भ्रम पैदा किया जा रहा है कि सिटीजनशिप देने के लिए है। यह अपने आप में गलत है। हकीकत यह है कि इस बिल के जरिए सिटीजनशिप ली जा रही है, अब वो मुसलमानों की ली जा रही है। हर माने किसी से भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं, ये यही कहना है कि आप 6 आदमी को हक है सिटीजनशिप लेने का, और एक बिल लाया जाए, इसमें कहा जाए कि इस 6 में से 5 को सिटीजनशिप लेने का हक है और 1 को वहां से गायब कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो अपने आप में यह कहना हुआ कि जिसको निकाला जा रहा है उससे सिटीजनशिप लेने के लिए बिल आ रहा है, न कि बाकी लोगों को देने के लिए। बाकी लोगों को तो ऑलरेडी सिटीजनशिप देने का प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मौजूद है। तो ये भ्रमित करने की कोशिश न करें। और लोग इतने आज की डेट में कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं, कोई समझते हैं कि ये बिल जो है पॉजिटिवली तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन निगेटिवली जो है वो हकीकत ये है कि वो एक ग्रुप से सिटीजनशिप का आगे का आने वाले रास्ते को बंद किया जा रहा है इस बिल के तहत। बिल्कुल। और कई नाज़रीन हमारे परेशान भी है कि आखिर ऐसे कौन से दस्तावेज हैं, तो हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि वक्त की बहुत कमी है, तो उनको हम वो दस्तावेज एक बार बता दें कि क्या क्या देने की जरूरत है। दस्तावेज मैं बताऊँ, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, माँ बाप कहाँ पैदा हुए थे उनका बर्थ सर्टिफिकेट, आगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका बिल, अगर पहले 20-25 साल फादर के खिलाफ कोई केस चल रहा हो तो वो केस के कागजात, ये आमतौर पे डॉक्यूमेंट्स है जिसको लुमाएं। बिल्कुल। और नाज़रीन, यहाँ से वक्त अब आपसे इजाजत लेने का हो गया है, दोबारा हाजिर होंगे और आपसे गुजारिश करते हैं कि 6:26 पर आपके करियर से जुड़े जो भी सवाल हैं वो हमसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज।